बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 3 दिन तक एफआई हमारे यहाँ खरीदारी करते रहे, लेकिन सवाल यही है कि ये खरीदारी कितनी टिकाऊ है। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि लग रहा है कि बाजार में सब कुछ अब ठीक ठाक होने वाला है, लेकिन ये जो लग रहा है वो वाकई में है या फिर ये सिर्फ छलावा है। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप मिड कैप के जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से संभलते हुए दिखे हैं। तो क्या वहाँ खरीदारी के मौके हैं? और अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, ये क्या संकेत दे रहे हैं? टीसीएस के नतीजे आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इन सब में सबकी निगाह टिकी होंगी कि बाज़ार में करना क्या है। इस बीच सुबह उठे होंगे तो देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके अमेरिका के साथ सुधरते रिश्ते का एक तरह से संकेत भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या कुछ कह रही हैं, आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णियम साहब, सेक्टर्स एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी, आनंद राठी के वेल्थ लिमिटेड के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब, मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी और मैनेजिंग एडिटर हमारे अनु सिंघल साहब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करूँगा अनु सिंघल साहब आपसे। प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट है वो मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ट्वीट के जो लैंग्वेज को आप देखें तो वो एक तरह से दर्शा रहा है कि अब रिश्ते शायद बेहतर होते दिख रहे हैं, और शब्दों से ये हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद अब जो कारोबारी खटास थी वो खटास भी दूर होती दिख रही है। इसको मार्केट के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं अनुज जी? बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखिए जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुबह पोस्ट डाला था उसकी इम्पोर्टेंस, आज एक्चुअली कल रात को जो पोस्ट डाला था उसकी इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि एक ही पैरा में उन्होंने बहुत चीज़ें कही थी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एज माय फ्रेंड कहना, उसके बाद उन्होंने गाज़ा पीस प्लान पर ऑब्वियसली उनको कंग्रेचुलेट किया, लेकिन वो एक तरीके से शायद एक बहाना था उनसे बात करने का। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन कॉल की, काफ़ी देर बात चली, और उन्होंने एक जो चीज़ कही कि ट्रेड डील को लेकर जो अच्छी प्रोग्रेस हुई है उसकी भी हमने बात की, और ये भी हमने बात की कि हम आगे और बातचीत करेंगे। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर था मार्केट के लिए, और ये आज की रैली का सबसे बड़ा कारण था। वैसे भी मार्केट के लिए ट्रिगर्स अच्छे ही रहे हैं, बैंकों के अपडेट अच्छे आए थे, बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ है, 3 दिनों से एफआईएस की बाइंग है, तो एक सेंस थी कि बस एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। आज शायद उस ट्वीट की वजह से वो ट्रिगर आया और इस तरीके से आपने वो रैली देखी। तो ये ट्वीट की वजह से ट्रिगर आया, बाजार चल पड़ा, या फिर आपको लगता है कि बाजार में जो गिरावट चल रही थी अब वो थम रही है, एक बेस बना रहा है? अनुज जी देखिए, ये मान के चलेंगे कि मार्केट ने एक हायर लो बनाया है। पिछली बार 24,350 से रैली हुई, उसके बाद 24,650 से रैली आई, उसके बाद अगली रैली 24,800 से शुरू हुई, इस बार हम 25,050 से ही घूम गए हैं। तो एक मार्केट थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में या वीकली फ्रेम्स में एक हायर लोज बना रहा है, ये अच्छी चीज़ है। और हाइज भी मार्केट लगातार अब थोड़े से हायर बना रहा है। बस एक 25,500 से 25,600 का लेवल है, उसके ऊपर अगर आप निकले तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन बैंक निफ्टी को देखकर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है अब वो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। वैसे ही बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। एक और अच्छा हफ्ता मिल जाए और एक आध अच्छे नंबर आ जाएँ तो शायद बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बीट कर देगा। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? बाजार के पिछले एक हफ्ते के चाल क्या इशारे कर रहे हैं? इशारे कर रहे हैं कि एफआईएस को दो चीज हो रही है। एक तरफ ये अच्छी खबर जो मिस्टर मोदी ने भी कहा कि ट्रम्प के साथ ट्वीट में कि प्रोग्रेस हो रहा है ट्रेड टॉक्स में, ये खबर भी उनको आई होगी कि वी आर नियरर द एंड। और मिस्टर अनंत नागेश्वरन ने भी कहा था कि नवंबर 30 के अंदर कुछ, तो एक वो पॉजिटिविटी है। सेकेंड बात यह है कि मैं एक डेटा दिख रहा था कि ईयर टू डेट की बात करें या एक साल की बात करें, डिस्कनेक्ट बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड मार्केट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंडिया में है। ठीक है, चीन का 5.5% का ग्रोथ है इस साल, चीन का 47% अप्रिसिएशन हुआ है, और अमेरिका की बात ही नहीं है, ग्रोथ तो उधर 1-2% की है मगर मार्केट तो कहीं ऊपर है। यूरोप की भी वही बात है, वेरी लो ग्रोथ बट हाई मार्केट परफॉर्मेंस। खाली इंडिया ऐसी देश है जहां पर 7% का जीडीपी दिख रहा है मगर मार्केट ने बहुत डाउन किया। तो नेचुरली वैल्यूएशन मार्केट कैप टू जीडीपी के रेशो में देखे तो इंडिया थोड़ी पीछे आ गई है, यानी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल लग रही है। और नेचुरली अभी चीन में प्रॉफिट बुकिंग करके 47% ग्रोथ हुआ है, उधर थोड़ी बहुत इंडिया की ओर शिफ्ट करने की एफआईएस की एक सोच बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले 3 दिन से हमने देखा पॉजिटिव। उम्मीद है कि आज के भी डेटा जब आएगी
तो प्रोविजनल डेटा, तो उसमें भी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये पॉजिटिविटी है ना, क्योंकि डोमेस्टिक्स तो स्ट्रांग है। आपने देखा एसआईपी बुक तो 29,000 गई है, तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी और सपोर्ट भयंकर है, उसकी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। मगर ये एफआईएस का जो वापसी अगर ये धीरे धीरे भी होता है तो मार्केट नई हाइस तक बहुत जल्दी पहुंच सकती है। तो मेरा मानना है कि ये होल्ड होना चाहिए कि ट्रेड टॉक्स की प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए, बस वही एक चीज है जिसके ऊपर सबकी उम्मीदें हैं। इसके ऊपर सबकी उम्मीदें हैं। फिरोज अजीज साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन इससे पहले संजय सिन्हा साहब से उनकी राय जरा जान लो कि ये जो मार्केट का ट्रेंड दिखा है पिछले 3-4 दिनों में, ये इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से इस ट्रेंड को सिर्फ 3-4 दिनों की संदर्भ में मत देखिए। अगर आप आज जहां हम खड़े हैं बाजार में, उसको सितंबर का महीना जो गुजरा उसके इवेंट्स के संदर्भ में देखेंगे, तो मेरे ख्याल से जो मेजर आघात H1B वीजा के अनाउंसमेंट के कारण, उसके बाद ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल पे 100% की टैरिफ लगाने की धमकी, और उसके बाद यूएस के बाहर जितने सिनेमा प्रोड्यूस होंगे उन पर 200% टैरिफ की धमकी, इन सब आघात और 23,500 करोड़ से लेके 24,000 करोड़ की एफआईआई सेलिंग के कारण तो हमारा बाजार यहां से करीब 2,000 पॉइंट नीचे होना चाहिए था, लेकिन वो आज इस लेवल पर है। वही इस बात को दर्शा रहा है कि जो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स हैं, उसको सबसे बड़ा सहारा जो मिल रहा है वो हमारे ख्याल से डोमेस्टिक लिक्विडिटी से मिल रहा है। और जो जीएसटी का पॉजिटिव सेंटिमेंट पर असर पड़ा है, मेरे ख्याल से वो सेंटिमेंट का हम अभी सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा देख रहे हैं। और जैसे जैसे ये जीएसटी के कट के कारण जो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, खास करके डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जैसे गाड़ी हुई, व्हाइट गुड्स हुए, इनका कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड हम बाजार में देख रहे हैं ये ज्यादा जड़ पकड़ लेगा। और इन सब में मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा वो हो सकता है कि जो हमारी यूएस के साथ टैरिफ को लेकर जो टेंशन बनी हुई है, अगर उस पर मान लीजिए कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल और एक अच्छा नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर हो सकता है बाजार के लिए। फिरोज अजीज साहब, ये डोमेस्टिक सेंटिमेंट का असर है बाजार में तेजी? बिल्कुल लक्ष्मण जी, हम जो है कि डोमेस्टिक के सेंटिमेंट को बैरोमीटर, स्मॉल कैप की जो फ्लोज होती हैं उसको बैरोमीटर मानते हैं। तो हमने 1-2 एल्गोरिथम लिखे हुए हैं, उसमें पता लग जाता है कि आपके परसों पैसे कितने आए, एक दिन बाद पता लग जाता है कौन से फंड में कितने पैसे आए। अगर मैं स्मॉल कैप का आंकड़ा देखूं तो 508 करोड़ रुपया स्मॉल कैप में आया था वेंसडे को, और वो हाईएस्ट नंबर था लास्ट 2-3 दिनों में। इन दिस कैलेंडर ईयर 508 करोड़ रुपया एक दिन में एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में नहीं आया है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट आंकड़ा है? 500 करोड़ से कुछ नहीं होता, बट स्मॉल कैप में अगर पैसे आ रहे होते हैं तो वो एक सेंटिमेंट का एक करेक्ट बैरोमीटर है, मेजर कर पाता है। अगर क्योंकि इंसान अगर पेसिमिस्टिक होता है तो पहले स्मॉल कैप के फ्लो स्टॉप होते हैं, फिर मिड कैप के स्टॉप होते हैं, फिर लार्ज कैप के स्टॉप होते हैं। सो अगर आपने स्मॉल कैप की रिवर्सल पकड़ ली तो आप पे एक प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी आती है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि लास्ट 28 दिन में स्मॉल कैप फंड्स में वर्किंग डेज में पॉजिटिव नंबर ही आया है, और वो नंबर बढ़ता जा रहा है। कल का नंबर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 180 करोड़ रुपए का इनफ्लो है एक्टिव फंड्स की, खाली मैं बात कर रहा हूं। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। रिटेल इंडिया में, ये मैं कहता जा रहा हूं कि इंडिया का जो रिटेल है वो अब म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं मान रहा है, सेविंग्स टूल मान रहा है। जैसे एफडी को वो सेविंग टूल मानता है, गोल्ड को एक सेविंग टूल मानता था, म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टिंग टूल मानता था, अब वो सेविंग्स टूल मानता है। और ये वैल्यूएशन पे बार बार उसको उत्साह नहीं, मतलब इज नॉट एंग्शियस दैट क्या वैल्यू है मेरी पोर्टफोलियो की। सो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू डोमेस्टिक फ्लोस। एंड आई थिंक तीसरा जो भी हमारे जो ग्लोबल फैक्टर, जो चारों फैक्टर हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट एंड टैक्स कलेक्शन। अब टैक्स कलेक्शन भी देख लें तो 9.1% की इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की इजाफा देखने को मिला है सितंबर में। So I personally think there's no party spoiler from a macro standpoint, and liquidity is definitely a big boost to बिल्कुल
बिल्कुल, आपने जो स्मॉल कैप की बात की, इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो, ये एक अलग अभी एक चर्चा मांगता है, इस पर मैं आऊंगा शो में आगे चल के। अनिल जी, आमतौर पे कहा जाता है कि अक्टूबर का महीना जो होता है उसमें तेजी बनी रहती है, वो अक्टूबर के महीने वाला असर है या फिर वाकई कुछ फंडामेंटली चेंज हो रहा है? नहीं, देखिए फंडामेंटली चेंज जरूर दिख रहा है। एक सबसे बड़ी जो चीज जो लक्ष्मण जी आ रही है बाजार में, वो इंडियन मार्केट की जो रेजिलियंस है ना, इसकी टेस्टिंग समझ लीजिए आने ये पिछले कुछ महीनों में बहुत जबरदस्त तरीके से हो गई। लगभग हर चीज मार्केट को लेके हमारे हिसाब से मतलब नेगेटिव थी, टैरिफ का प्रेशर था, बाकी चीजों के भी असर थे, लेकिन फिर भी देखिए मार्केट जिस हिसाब से गिरना चाहिए उस हिसाब से गिरा नहीं, जबकि FII जो है जबरदस्त सेलिंग कर रहे थे। ये अभी मैं आज डेटा देख रहा था, अभी तक इंडिया में केवल 9.5% जो पॉपुलेशन है वो केवल इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में, और वैसे अगर रफली देखा जाए तो 4 to 5% की पॉपुलेशन है इन्वेस्ट में कर रही है। तो अगर ये अब सोचिए कि अभी उससे से जो ये फंड फ्लो आ रहा है, जो अभी हमने देखा सितंबर में ह्यूज रिकॉर्ड फंड फ्लो आया हुआ है फंड्स के पास में जो मनी, और उसमें अभी लेटेस्ट डेटा जो हम देख रहे थे उसमें था कि स्मॉल और मिड कैप में बहुत ह्यूज आया हुआ है डेटा फंड। तो उसकी वजह से मार्केट में जो है ना कहीं एक रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग तरीके से बना हुआ है। और एक जो पॉजिटिव न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं उसकी अब कहते हैं कि होराइजन पे दिखाई दे रही है, वो इंडिया और US वाली ट्रेड डील, वो जैसे ही आती है तो वो पॉजिटिव ट्रिगर जो है वो बहुत तेजी से मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। बैंक और बाकी सेक्टर्स तो वैसे ही ठीक है, जो एक लैगार्ड बना हुआ था IT, वो बहुत तेजी से रिकवर होगा, क्योंकि बॉटमिंग आउट होता हुआ दिख रहा है IT सेक्टर अब। और हम जो पहले IT से दूरी बना के रखे हुए थे, अब कहीं ना कहीं हम भी अपने जो है क्लाइंट्स को या फिर और भी लोगों को हम सलाह यही दे रहे हैं कि अब IT में एक बॉटम बन रहा है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है जहाँ पर कि हम उसमें खरीदारी की जा सकती है। IT है तो मैं IT पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा फोकस करना। TCS का रिजल्ट आया, अनु सिंघल सर, TCS का रिजल्ट आया, यहाँ से क्या माना जाए कि ये रिजल्ट ओवरऑल पूरे IT सेक्टर के लिए एक इशारे कर रहा है, ये एक ट्रेंड बना रहा है? देखिए, TCS के नंबर्स अच्छे थे। दिक्कत क्या थी कि TCS नंबर्स से पहले करीब 6% भाग चुका था, अपने लो से रिकवर हो चुका था। और एक TCS को लेकर थोड़ा डर ये फैला हुआ है कि जो डेटा सेंटर की ROE है वो TCS के ROE से कम होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि TCS के नंबर्स ठीक ठाक थे, प्लस TCS की इंटेंट अच्छी है कि वो AI पे काम कर रही है। अब तक IT कंपनियों की दिक्कत क्या थी कि वो कुछ इनोवेशन नहीं लेकर आया था। एटलीस्ट TCS काम तो कर रहा है। अब वो TCS का ये मूव सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आप वो बेट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि IT में भी अब ओवरऑल वीकनेस जो है कहीं ना कहीं खत्म हुई है, क्योंकि IT स्टॉक्स जो हैं जिन वैल्यूएशंस पर हैं, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अनलेस कंपनियाँ आकर कंप्लीटली डिजास्टर्स नंबर दें, इन्फोसिस आकर एकदम डिजास्टर्स नंबर दे दे और डिजास्टर्स गाइडेंस दे दे, अनलेस वो हो तब तक IT कंपनी में मुझे लग रहा है कि गिरावट खत्म हुई है। और मिड कैप IT में तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पिछले 10-12 दिनों से अच्छी खासी बाइंग है। कोफोज हो, परसिस्टेंट हो, ऐसे IT स्टॉक्स, तो वहाँ तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अब थोड़ी सी बाइंग दिखाई दे रही है। इससे सबसे ज़्यादा खुश हो रहे होंगे सुनील सुवर्णम साहब, क्योंकि हमेशा मैं उनसे सवाल पूछता था, उनकी राय पे मैं सवाल उठाता था जब भी वो IT की बात करते थे। सुनील जी हैप्पी हैं? बिल्कुल। तो फिरोज जी उधर स्माइल कर रहे हैं क्योंकि लास्ट शो में बात हुई थी IT की और मैं बहुत नहीं, आपके बाद उन्हीं के पास जाऊंगा, आपके बाद उन्हीं के पास जाऊंगा मैं। नहीं, देखिए, मेरा था कि ये ओवरसोल्ड है और बहुत पेसिमिज्म बिल्ड किया हो गया था। एक तरफ तो US की स्लोडाउन के बारे में और दूसरी तरफ AI रेडीनेस के लिए। और तभी मैंने कहा था कि इनकी जो 12,000 पीपल को ले ऑफ करने की बात, वो एक कंपनी की ओर से अच्छी खबर है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज मिड एंड सीनियर लेवल AI के लिए तैयार नहीं है, उनको लेट गो करना कोई बुरी बात नहीं है। ये IT एम्प्लॉयमेंट के लिए बात अलग है, पर कंपनी अपनी मार्जिन्स को अच्छी तरह मैनेज कर रही है, हाई कॉस्ट एम्प्लॉइज को निकल रही है और नए रिक्रूटमेंट्स को AI एनेबल्ड तरीके से। और आज देखा अपने डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट और एक उन्होंने एक्विजिशन भी किया। ये भी मैं कह रहा था तो इंडियन IT कंपनीज के पास बहुत कैश है सही जगह पे एक्विजिशन करने का। तो मेरा कॉन्फिडेंस आता है इसी से कि हम इतने उन्होंने प्रॉब्लम्स पिछले 10, 15, 20 साल में उन्होंने झेल लिया है, Y2K से लेकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेंगे। मगर मार्केट में एक नेगेटिविटी आई थी और पार्टली उसका रीजन था FIs का सेलिंग, क्योंकि जब FIs सेल करते हैं, स्पेशली पैसिव फंड्स में सेलिंग होता है, तो 10 to 12% ऑटोमेटिकली IT से पैसा निकलता है और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए गिरावट हुई। अभी एक साल में अभी भी IT मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में है कंपेयर टू निफ्टी। तो ये एक ओवरसोल्ड सिचुएशन से बाउंस बैक तो होना ही था, मगर खबरें जैसी आई और ये बेलवेदर कंपनी ने दिशा दिखा दिया है। बाकी को चॉइस ही नहीं हुआ, को भी AI रिलेटेड स्टफ एटलीस्ट
उनके गाइडेंस स्टॉक्स में बताने की जरूरत है, तो नेचुरली रुझान बदल सकता है। और जैसे मैं कह रहा था, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी कुछ दिनों से मैं रेकमेंड कर रहा था, और वो अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि फुल क्लैरिटी आने में थोड़ी और वक्त लगेगी इसमें। मगर डेफिनेटली मेरा मानना है कि इंडिया की ओवरऑल सिचुएशन में जब एफआईएस वापस आएंगे तो आईटी उनके लिए एक स्ट्रांग पिक होगा। आईटी उनके लिए स्ट्रांग पिक होगा। फिरोज अजीज साहब, ओवरसोल्ड टेरिटरी में थी आईटी कंपनियां और अब बाउंस बैक आना लाजमी था जो आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, ओवरसोल्ड टेरिटरी में देखो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे तो आईटी बहुत खराब लग रहा था। ऑफ कोर्स लास्ट रिजल्ट्स जो थे आईटी सेक्टर के, जहां पे बायबैक्स अनाउंस किए गए थे लार्ज आईटी कंपनीज से, दैट वाजंट टेकन टू पॉजिटिवली, बिकॉज जब मैं अभी थोड़े से दिनों पहले, महीने दिन पहले यूएस गया था, तो एक बेंचमार्किंग फ्रॉम एन इनोवेशन स्टैंड पॉइंट आईटी इंडस्ट्री की मैं देख रहा था। डेफिनेटली जो उम्मीद है एनालिस्ट्स की आईटी इंडस्ट्री से इंडिया के, वो खरी नहीं उतरी है। बट आई थिंक फ्रॉम अ कैपिटल मार्केट स्टैंड पॉइंट एक आईटी इंडिया के लिए एक डिफेंसिव सेक्टर रहा है, अनलाइक अदर कंट्रीज, एंड आई थिंक दे हैव लिव्ड अप टू दैट इमेज, एंड आई थिंक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। जैसे सुनील सर ने कहा, 3-4% का अल्फा निफ्टी के ऊपर, निफ्टी आईटी को निकालना इतना कठिन नहीं होना चाहिए फ्रॉम हियर ऑन। लेकिन आपने, मुझे याद है फिरोज साहब, आपने पिछली बार कहा था कि अगर मुझे बेट लगाना हो तो आईटी पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आईटी उठेगा भी तो कितना उठेगा। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए क्या है ना, मैं इन्वेस्टरों की बात करता हूं तो मैं खाली 3-4%, 5% का अल्फा देखता हूं साल भरी में। सो आई थिंक इफ यू लुक एट आईटी, ऑफ कोर्स थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है, बट आई पर्सनली थिंक दैट अब एक हफ्ते की रैली है, ऑफ कोर्स अभी पिक्चर अभी बाकी है, बट आई पर्सनली थिंक दैट आई वुड नॉट गो फॉर आईटी, बिकॉज बहुत सारे और विकल्प है। जैसे कंजम्पशन का जो विकल्प है वो, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी कुछ नहीं रही है। जो 27 फंड है कंजम्पशन के, उसका मैं वापस आंकड़ा देख रहा था तो उसमें -1% की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है। तो अगर कंजम्पशन जैसी थीम जो बहुत सॉलिड हो, जो डोमेस्टिक फ्लोज और जीएसटी से फायदा ले पाए, और हेडविंड्स ना हो, H1B वीजा का हेडविंड ना हो, ट्रम्प के पूरे अनाउंसमेंट्स का हेडविंड ना हो, इनोवेशन का ड्रैग ना हो, लैक ऑफ इनोवेशन का ड्रैग ना हो, तो आई वुड रादर टेक अ हाई प्रोबेबिलिटी अल्फा और एन एक्सेस रिटर्न देन अ लो प्रोबेबिलिटी एक्सेस रिटर्न। तो मैं अगर आपकी बातों को समराइज करूं तो ये कहूं कि आईटी में पॉसिबिलिटी है, लेकिन कई सारे इफ एंड बट्स हैं। इस वजह से आप आईटी के अलावा दूसरे विकल्पों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कंजम्पशन आपको ज़्यादा लुभा रहा है कंपेयर टू आईटी। संजय सिन्हा साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अपने राय को 2 भाग में बांट देता हूं लक्ष्मण जी। पहला, आधा भाग दे दीजिए सुनील जी को, आधा भाग दे दीजिए फिरोज जी को। चलिए ठीक है। तो एक भाग जो है वो है आईटी स्टॉक्स के परफॉर्मेंस का, और दूसरा भाग जो है वो है आईटी स्टॉक्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह की गिरावट हमने आईटी स्टॉक्स के प्राइसेस में देखी, शायद वो बॉटम इस सेक्टर के स्टॉक्स ने क्रिएट कर दिया, और इससे ज्यादा नीचे जाने की संभावना कम है। इसको आप किसी भी आंकड़े पे तौल लीजिए, पिछले 5 साल 10 साल की इनकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है और अब उनकी जो प्रोजेक्टेड अर्निंग्स है, उसके बेसिस पर मुझे लगता है कि अब इनके प्राइसेस के नीचे जाने की संभावना कम है। अभी थोड़ी बहुत उस प्राइस में हम लोगों ने तेजी देखी, बट ये प्राइस जो है, क्या ये बहुत ज्यादा रिटर्न यहां से दे सकती है? ये डिपेंडेंट है दूसरे फैक्टर पे, जो मैं दूसरा पहलू रखना चाहता हूं, वो है आईटी सेक्टर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। तो आज जिस फेज से आईटी सेक्टर गुजर रहा है, वहां पर इस पूरे सेक्टर में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपने जैसे आज आई थिंक अनुज ने इस बात को उठाया था कि टीसीएस अब अपने एआई के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हो या छोटी मझौली साइज की आईटी कंपनीज हो, इन सबको अपने बिजनेस मॉडल्स ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है आज के माहौल में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 3 महीने 6 महीने के अंदर में पूरा हो जाए, ऐसा मैं नहीं समझता। इसमें थोड़ा समय लगेगा। दूसरी बात जो है इसी के, हाँ, खाली एक और छोटी बात कह दूं लक्ष्मण जी कि नहीं, अपनी बात पूरी करिए। तो जो आईटी किसी भी क्षेत्र की कंपनीज को जब हम देखते हैं तो हम उनकी मार्जिन्स पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। आज आईटी सेक्टर्स की जो रियलिटी वो है वो ये
कि उनको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करना है नए मॉडल के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए। यानी कि अगर उनको एआई और डिजिटल अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है तो उनको क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर अपफ्रंट क्रिएट करना है और उसका रिटर्न उनको बैक एंडेड मिलेगा। तो यानी कि शुरू के समय में उनकी मार्जिन पर कंप्रेशन आएगा, बाद में हो सकता है मार्जिन सुधरे। मार्केट कितने दिन तक इनके स्टॉक प्राइसेस को ऊपर जाने देगी जब तक कि मार्केट क्लियरली समझ न जाए कि उनकी मार्जिन कितनी एक्सपैंड करेगी। इसी के लिए मैं समझता हूं कि इस आईटी सेक्टर का जो व्यू है उसको दो भाग में देखना चाहिए, एक उनके स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस को और दूसरा उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। स्टॉक प्राइस की गिरावट जो है वो काफी हद तक पूरी हो गई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मेरे ख्याल से अभी भी कुछ क्वार्टर्स दूर है। अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक सवाल संजय सर आपसे पूछूं कि इन्वेस्टर आईटी में पैसा लगाए अभी की इंतजार करे? मेरे ख्याल से पेशेंट इन्वेस्टर आज आईटी में अगर 100 रुपया लगाना चाहता है तो आज आईटी में वो 25 से 30 रुपया ही लगाए, बाकी समय समय के साथ बढ़ाते जाए। समय समय पर जाए, लेकिन पूरा एक साथ सारा पैसा यहाँ पे ना लगा। सुनील सुवर्ण साहब? नहीं, मैं सहमत हूँ। देखिए, बहुत फिरोज जी और संजय जी के साथ मैं सहमत हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पैसा जाके आईटी में लगाओ। मैं कह रहा हूँ कि आईटी को इग्नोर मत करो, क्योंकि आईटी को इग्नोर कर रहे थे इन्वेस्टर्स। तो मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन में डाइवर्सिफिकेशन तौर पर इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, ओवरसोल्ड टेरिटरी है, तो जरूर इसका हिस्सा बनता है। मैं कंजम्पशन का ग्रोथ स्टोरी तो मानता ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसका, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन में आईटी को इग्नोर मत कीजिए, वही मेरी बात है। उसको 25 to 30% बहुत रीजनेबल, जो संजय जी ने कहा एक रीजनेबल एलोकेशन है, अच्छी बात है। मगर क्या है कि वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दिलवाएगी और अपसाइड भी थोड़ी पार्टिसिपेट करेगी। तो आईटी को लेकर बिल्कुल आईटी को इग्नोर मत करिए। आईटी में अभी भी दमखम भले ही अभी ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में होगा। तो जब जब गिरावट का मौका रहे तो आप वहाँ पे खरीदिए। सुनील जी, अनिल जी, आपका क्या मानना है कि आईटी में अगर जाएं तो लार्ज कैप की मिड कैप? जी, आईटी में मैं प्रेफर करूंगा मिड कैप में, और उसमें जो है क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा डायनामिक हैं। जो लार्ज कैप हैं उनके साथ थोड़ी सी यह है कि उनके मूवमेंट और उनकी जो चीज़ें हैं ना, उनके रेवेन्यूज़ जो हैं और जो उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको बड़ा हेवी है, तो उनको थोड़ा सा एक्सपैंड करने में टाइम लगता है। जो मिड कैप हैं वो बड़े सुटेबली पोज्ड हैं, वो थोड़े सा फ्लेक्सिबल भी हैं अपने रेवेन्यू मॉडल को डाइवर्सिफाई करने में और थोड़ा सा चेंज करने में। तो हमेशा मिड कैप को मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा। और लक्ष्मण जी, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो कि आईटी की बात हो रही है, तो हम जब पहले बात करते थे आईटी के बारे में, तो आईटी हम एज अ सर्विस सेक्टर देखते थे। हम भारत में मिस करते थे कि गूगल जैसी कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी कोई इस तरह की है। लेकिन यहाँ पर जोहो ने जो शुरुआत की है, मैं जोहो का नाम लेना शुरू कर चाहूँगा कि जोहो ने जो शुरुआत की है, जो उसने एक ऐप बनाया जो कई तरीके के सीआरएम के ऐप हैं और जो अपने व्हाट्सएप के तरीके से आरटीआई बनाया है, जो इस समय गूगल प्ले पे नंबर 1 इस समय चल रहा है, और इवन एप्पल स्टोर पे भी शायद नंबर 1 है डाउनलोडिंग में। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये आगे जाकर के पूरे आईटी के स्ट्रक्चर को चेंज करने वाली है, जहां पे हम एज अ आईटी इंडस्ट्री में हम आईटी के प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, केवल सर्विस सेक्टर की तरह हमारी भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो केवल शुरुआत है। अभी देखिए, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इंटीग्रेशन हो रहा है। एआई के इंटीग्रेशन के बाद मुझे जो लगता है कि आईटी में बहुत तरह के नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे आने वाले समय में, और बहुत से मिड कैप और इवन लार्ज कैप कंपनियां भी इस क्षेत्र में आगे आएंगी। तो हमें आईटी में बहुत अच्छे मौके दिखाई देंगे। और हमेशा ये माना जाता है कि जो बहुत बड़े मल्टीबैगर होते हैं हमेशा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से ही निकलते हैं। तो मैं आईटी में जरूर नजर रखूंगा और उस पर एक बेट करने की कोशिश करूंगा, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप पे। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उठाया जोहो को लेकर के, बड़ी चर्चा में है। फिरोज अजीज साहब, आपने इस पे गौर फरमाया है क्या कि जोहो का आना पूरे आईटी सेक्टर के लिए क्या असर पड़ेगा? आपने इस्तेमाल शुरू किया कि नहीं? जी, अकाउंट खोला इस पे? I'm not even qualified to comment, Lakshman ji, so I'll refrain from commenting on Zoho for sure. तो इसके आईटी इंडस्ट्री, इसके डोमेस्टिक आईटी इंडस्ट्री पे कोई असर पड़ेगा सुनील जी, आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये डिफरेंट सेगमेंट में वो कंपटीशन कर रहा है व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक उनके साथ, नॉट विद इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, नंबर 1। सेकेंड बात यह है कि मैं 1 मिनट अनिल जी की बात जो कहा, मैं संजय सिन्हा बात की जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 2 बातें, एक है प्राइस और एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अनिल जी ने कहा, उसमें देखिए लार्ज कैप सेक्टर में है प्राइस का करेक्शन हुआ है, वैल्यू है, मगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उठेगी मिड कैप और स्मॉल कैप में। इसलिए मैं सहमत था कि ये दोनों अलग, बहुत ब्यूटीफुली अनिल जी ने एक्सप्लेन किया, यही दोनों का खासियत है।
थर्ड चीज है कि जो की बात में एक ही अफसोस की बात है लाइटर नोट पे, कि श्रीधर वेम्बू साहब ने पब्लिकली कह दिया कि मैं कभी लिस्ट नहीं करूंगा मुझे क्वार्टर टू क्वार्टर का प्रेशर नहीं चाहिए। तो वो अफसोस की बात है, स्टॉक मार्केट में हम जो की पोटेंशियल को हासिल नहीं हालांकि मैं थोड़ा सा इस पे एक आपकी राय जरूर चाहूंगा सुनील जी, क्योंकि आप शुरू से आईटी को लेकर काफी ज्यादा बुलिश रहे हैं और इसमें एक राय बटी हुई रहती है, लार्ज कैप की मिड कैप, आप कैसे बैलेंस बनाते हैं? नहीं, बैलेंस बनाने की जरूरत है। जैसे ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, निम्बलनेस ऑफ एक्शन, क्विक टू मार्केट विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन इंफ्रा, ये स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज जरूर करेंगी। और वो आईटी एआई कंसल्टिंग में वो बहुत आगे दौड़ जाएगी, बिकॉज नीश प्रोजेक्ट्स को आसानी से पकड़ लेगी। वेरएस लार्ज कैप कंपनीज में धीरे से होगा, जैसे हाथी मूव होती है, स्लो मूवमेंट होगा, मगर उधर जो प्राइस करेक्शन हुआ है उसके कारण वहां पे मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और थोड़ी वैल्यू क्रिएशन दिखती है। तो एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो जहां पे दोनों शामिल है, यही मैं सलाह दूंगा। एंड यू कैन टेक इट एज अ 50-50, क्योंकि 50% लार्ज कैप में 3-4 कंपनी लार्ज कैप में आ जाएंगे और 50% में आपको एटलीस्ट 10 मिड कैप कंपनियां मिलेंगे। संजय सर, आप भी लार्ज कैप मिड कैप में बांटना चाहते हैं फंड को? देखिए, अगर टैक्टिकली अगर आप देखें, पहले मैं बता दूं कि स्ट्रैटेजिक तौर पे सुनील जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आप आईटी सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर नहीं कर सकते। आपका पोर्टफोलियो का वो स्ट्रैटेजिक हिस्सा बना रहना चाहिए। आज के संदर्भ में अनिल जी जो कह रहे थे कि छोटे साइज की जो कंपनी है, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी जो है, उनके लिए ज्यादा आसान है अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना और अपने फाइनेंशियल्स को सुधार लेना। बड़ी कंपनीज को समय लगेगा। तो टैक्टिकली छोटे समय अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए आप आज के समय में स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनी से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, लेकिन आगे जाके आपको मिड कैप लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ही घुसना पड़ेगा। बिल्कुल, चूंकि मिड कैप लार्ज कैप की बात यहाँ पे चली है, तो मैं फिरोज अजीज साहब आपसे समझना चाहूँगा कि आईटी को छोड़ दिया जाए। आईटी पे काफ़ी चर्चा हो गई और मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस्ड व्यू आप लोगों ने दे दिया कि ओवरऑल जो मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो अब लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली के बाद अभी इनका जो वैल्यूएशन है वो कंफर्ट जोन में आ चुका है। तो यहाँ पे अब खरीदारी की सलाह देते हैं आप लोग? बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखो मेरे हिसाब से तो लास्ट 3-4 महीने से एक इक्विलिब्रियम सा बना हुआ है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में। जब इक्विलिब्रियम होता है इसका मतलब ये नहीं है कि 1/3 हिस्सा तीनों में डालना है। 50 से 60% लार्ज में डालना है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मिड कैप और स्मॉल कैप में बांट देना है। मैं स्मॉल कैप से इतना घबराता नहीं हूं जितना परसेप्शन लोगों से कहता है कि घबराना चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो स्मॉल कैप्स हैं वो भी 500 में निपट जाते हैं। क्योंकि अगर 2400 वेल ट्रेडेड कंपनीज हैं एनएससी में लिस्टेड हैं, तो उसमें से 500 में ही मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों कवर हो जाते हैं। तो स्मॉल कैप के जो 250 कंपनियों का इंडेक्स है उसकी रिस्क इतनी ज्यादा नहीं है जितनी परसेप्शन है रिस्क की। सेकंड, क्योंकि अब लार्ज कैप के इंडेक्स में जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, उसमें से भी टॉप 10 स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा वेट खींच लेते हैं। 60% वेट तो टॉप 10 स्टॉक्स खींच लेते हैं। तो नाम के हैं 50 स्टॉक भी, लास्ट स्टॉक तो ऑलमोस्ट 0.4 0.5 का वेट का है, 0.3 का कुछ वेट है। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि 250 कंपनी का जो इंडेक्स होता है उसकी रिस्क, क्योंकि 250 कंपनियां हैं, उसके कारण से भी कम होती है। तो आई पर्सनली थिंक स्मॉल कैप में आपको रहना चाहिए, स्पेशली इक्विलिब्रियम के चलते। आप और देखते हैं कि निफ्टी, अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स को एनालाइज करूं लास्ट 25 ईयर्स, उसका जो पीक टू ट्रफ है हर ईयर का ऑलमोस्ट 22-23% है। निफ्टी का ऑलमोस्ट 16% है। जाहिर सी बात है पीक टू ट्रफ स्मॉल कैप का थोड़ा ज्यादा है, बट आई पर्सनली थिंक जो पैसा आ रहा है डोमेस्टिक वाला वो कंटिन्यू होगा तो ब्रॉडर मार्केट रैली चलेगी। और लास्ट ईयर की भी FY25 की अगर आप अर्निंग्स लेते हैं, एनएससी स्मॉल कैप 250 जिसको मिड कैप के फंड मैनेजर टियर 1 बेंचमार्क मानते हैं, उसमें भी अर्निंग 18% की आई है। बट अगर आप किसी और से सुन रहा था वो कहते हैं -9 आई है। -9 नहीं आई है, 63 चेंजेस हुए थे। वो 63 चेंजेस को अंडू करो तो करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की 18% की अर्निंग्स ग्रोथ आई थी लास्ट ईयर भी, और इस साल भी 13% की अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है FY26 की। सो हैविंग सेड व्हिच, देयर इज एन इक्विलिब्रियम, 20% इन मिड कैप, 20% इन स्मॉल कैप एंड 60 इन लार्ज कैप वुड बी द रिकमेंडेशन। लेकिन इसमें एक चीज फिरोज साहब से पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने स्मॉल कैप मिड कैप में जो गिरावट देखी है, तो वो तो डरेंगे ना, वो सोचेंगे यार पैसा लगाऊं फिर वैल्यूएशन बढ़ेगा फिर गिर जाएगा। तो वैसे लोगों को क्या सलाह देते हैं, क्योंकि डर तो रहेगा?
देखिए लक्ष्मण जी, अगर आप देख रहे हैं कि देखो स्मॉल कैप बहुत, अब कोई 800वीं मार्केट कैप को भी स्मॉल कैप कह रहा है, कोई 250th कंपनी को भी स्मॉल कैप कह रहा है। 800वीं मार्केट कैप की मार्केट कैप में अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 800 कंपनीज 1300 करोड़ मार्केट कैप, 251st कंपनीज 17,500 करोड़ मार्केट कैप, सबका नाम स्मॉल कैप है। तो अगर आपको स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिली है तो आपने भले 3 स्टॉक खरीदे होंगे, स्टार स्टॉक खरीदे होंगे, अगर आपने 4 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के खरीदे तो ड्रॉ डाउन निफ्टी से 6% ज्यादा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑफ कोर्स दिसंबर से बाद जो तबाही मची है स्मॉल और मिड कैप में वो काफी काफी भारी भरकम थी, इसीलिए मैंने कहा कि ड्रॉ डाउन जो है लास्ट 25 इयर्स का एनएसई स्मॉल कैप 250 का अगर मैं प्रॉक्सी मानूं तो स्मॉल कैप का तो थोड़ा ड्रॉ डाउन ज्यादा है 6-7%, बट अगर ब्रॉडर डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो रिकवरीज हैव बीन इक्वली शार्प। मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक सवाल पूछूं, फिर मैं जाऊंगा संजय सिन्हा साहब के पास कि अगर अभी मुझे स्मॉल कैप मिड कैप में जाना हो तो मैं कैसे पहचानूं कि कौन सा है जिसमें यहाँ पे लगाने में वो गिरावट वाला डर नहीं है, खतरा नहीं है? देखो मेरे हिसाब से तो अगर आपको अगर स्मॉल कैप में स्टॉक खरीदने हैं तो आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। एमएससीआई के 524 स्टॉक हैं जो एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स में है, और एनएस जो इंडियन डोमेस्टिक फंड मैनेजर है वो सिर्फ 250 स्टॉक पे स्मॉल कैप निपटाते हैं, बट एमएससीआई स्मॉल कैप 250 मतलब इंडेक्स में 524 है, उसमें 34 लाख करोड़ की टोटल फ्री फ्लोट है। आप उस स्टॉक्स को देखें जो एमएससीआई में है और एनएसई स्मॉल कैप 250 में नहीं है। तो एमएससीआई में जो स्टॉक्स हैं वो कदार पे हो, अगर जब वो एनएसई स्मॉल कैप 250 में आते हैं तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स फॉरेनर्स के बाद खरीदते हैं। तो इफ यू कैन ऑलमोस्ट प्रीएम्प्ट द एंट्री इन एनएसई स्मॉल कैप 250 एंड बाय दो स्टॉक्स व्हिच आर ऑन द बॉर्डर लाइन, वो स्ट्रेटजी में बहुत पैसे बने हैं। अब एक रिटेल निवेशक कर पाए अलग नहीं, अलग बात है, बट जो फंड्स जो स्टॉक्स आने वाले हैं उसको अगर आप खरीदते हैं तो आने के बाद डोमेस्टिक फंड वाले मजबूर हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए, जैसे उनके टियर 1 बेंचमार्क में आता है। बिल्कुल। संजय सिन्हा साहब, आपने स्मॉल कैप मिड कैप पे गौर किया अभी पिछले कुछ दिनों में, आप क्या राय लेके चल रहे हैं? तो देखिए लक्ष्मण जी, जो भारत में स्मॉल कैप और मिड कैप का डेफिनेशन एम्फी और सेबी के द्वारा निर्धारित किया गया है, वो जैसा फिरोज कह रहे थे वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव है, इन द सेंस कि जो पहली 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है उनको लार्ज कैप माना जाता है, उसके बाद जो 150 कंपनीज हैं उनको मिड कैप माना जाता है, और उसके बाद जो कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप माना जाता है। इसके नीचे का एक और सेगमेंट है माइक्रो कैप, वो अलग है। मेरे ख्याल से इतना रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन लेके चलना मार्केट कैपिटलाइजेशन का उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर कि आपको लार्ज कैप तो मिलेंगे ही नहीं। अगर आप पाइप क्षेत्र की कंपनी देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, तो वहां पर तो आपको लार्ज कैप मिलेगा नहीं, आपको मिड कैप में ही जाने की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 5 साल का नजरिया देखें, 7 साल का या 10 साल का नजरिया देखें, तो उस लंबे कॉन्टेक्स्ट में ये उतार चढ़ाव के बावजूद मिड कैप कंपनीज का प्रदर्शन नॉर्मली ज्यादा अच्छा रहा है, ऐसा देखा गया है हिस्टोरिकली। मेरे ख्याल से आज भारत में एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, जो आप अपने चारों तरफ भी देख रहे होंगे। पहले क्या था ना कि कोई भी बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने कारोबार में से पैसा कमाकर लाए। आज वही कारोबारी अपने बिजनेस का वैल्यूएशन चाहता है। मेरे ख्याल से ये जो भारत में ये जो भावना लोगों के मन में आई है, उसका एक रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंपनीज अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो एक्सचेंज है एनएसई एसएमई और बीएसई एसएमई पे लिस्ट हो रही है। मेरे ख्याल से आगे जाकर ये ट्रेंड तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आज हम इस समस्या को डिस्कस कर रहे हैं कि हम मिड कैप में डालें या स्मॉल कैप में, तो मैं तो समझता हूं आगे जाके हमको ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि हम माइक्रो कैप में डालें या एसएमई में डालें। तो इन सब जो चैलेंजेस है उनके बीच में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि आज एसएमई एक्सचेंज पे अगर मैं एक शब्द का यूज करूं तो बहुत गंदगी फैला हुआ है, इन द सेंस स्टॉक प्राइस की रिगिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जब वो एक्सचेंज से क्लियर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से तब आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और एसएमई में हर कंपनी को बॉटम अप नजरिए से देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से
जब आप ये इस तरह से देखना शुरू करेंगे, तो अगर आपको लग रहा है आज कि पाइप सेक्टर में मुझे तेजी दिख रही है, तो आपके पास तो चॉइस ही नहीं है, आपको लार्ज कैप में मिलेगा ही नहीं ऑप्शन, आपको मिड कैप में जाना पड़ेगा। कल को हो सकता है कि ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी भारत में बन रही है, उसमें अगर आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो लार्ज कैप में तो मिलेगा ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा स्मॉल कैप में। तो इस तरह से अगर आप सेक्टोरल चुनाव के तौर पे जाएंगे टॉप डाउन, तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो वैसे ही निर्धारित हो जाएगा। और दूसरा है कि अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो फिर आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो कंपनी मिड कैप है या स्मॉल कैप है। अगर कंपनी अच्छी है तो ठीक है। ठीक है। मैं आपकी ये दरअसल जो आपने चीज़ कहा, एक तरह से सिस्टमिक चीज़ें हैं जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। ऐसा करते हैं कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा है, वो एसआईपी का डेटा है। एसआईपी का डेटा क्या इशारा करता है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। अभी एसआईपी का डेटा आया है, यानी कई रिटेल इन्वेस्टर जो एसआईपी के जरिए पैसा लगाते हैं उसके डेटा आए, और रिकॉर्ड पैसा लोग डाल रहे हैं। भले ही बाजार गिरा भी है, लेकिन पैसा लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। तो ये क्या इशारा करता है? लोग उसको अलग अलग तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो शुरुआत में अनु सिंघल साहब आपसे करूँगा। पहले आप इस एसआईपी के डेटा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एसआईपी का नंबर बहुत स्ट्रांग है, 29,000 करोड़ प्लस का ये नंबर है। इसका मतलब डिसिप्लिन लोगों ने बना के रखा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले 1 साल से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना है, उसके बावजूद ये डिसिप्लिन कायम है। अपने आप में ये काबिल तारीफ है। ओवरऑल नंबर थोड़ा नीचे आया है, करीब करीब 9% का एयूएम घटा है, लेकिन दैट्स ओके। मतलब पार फॉर द कोर्स। कभी कभी एक ये चीज़ें होती हैं, ये लीनियर नहीं होता कि हर महीने नंबर बढ़ना ही चाहिए। और 30,000 करोड़ अपने आप में कोई छोटा नंबर नहीं है। हाँ, आप महीने दर महीने कंपेयर करेंगे तो पिछले 2 महीने में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन ओवरऑल इस नंबर को देखकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि लोगों ने डिसिप्लिन बना के रखा है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, डिसिप्लिन बना के रखा या फिर मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं है। देखिए, 2-3 चीज़ है इसमें। एक, मैंने डेटा दिखाला था कि लार्ज कैप फंड्स में एक साल में -6% जब निफ्टी इंडेक्स का परफॉर्मेंस रहा था पिछले मंथ एंड में, जब एसआईपी का रिटर्न वाज +4%, राइट। तो क्या है कि इस वॉलेटाइल टाइम में एक्चुअली एसआईपी ने आके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट लोगों को दिलवाया है, नंबर 1। नंबर 2, एसआईपी बुक की कंपोजिशन देखे तो मैंने 2 महीने पहले ये स्टडी किया था, 65% ऑफ द टोटल एसआईपी मिड एंड कैप स्टॉक्स खरीदने लायक पैसा है, चाहे वो मिड एंड स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप में हो या फिर सेक्टोरल फंड्स में हो। तो ज्यादातर लोग एसआईपी को मिड एंड स्मॉल कैप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा है कि इसने करेक्शन स्मॉल एंड मिड कैप में आने के बावजूद उनके कॉन्फिडेंस स्मॉल एंड मिड कैप में है, क्योंकि 1 साल में नेगेटिव है। 3 साल का अगर एब्सोल्यूट रिटर्न निकाले, मैं अभी देख रहा था कि निफ्टी का है 41%, मिड कैप का और स्मॉल कैप का है 88%, और निफ्टी माइक्रो कैप 250 का है 112%। यानी 3 साल के रिटर्न में अभी भी माइक्रो कैप, मिड और स्मॉल कैप लार्ज कैप से बहुत दुगना या 2.5 गुना रिटर्न दिया है। तो लोगों की जो एसआईपी की रिटर्न्स है वो उनको कॉन्फिडेंस दिलवा रही है कि एक डिसिप्लिन्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस से इस इतनी उतार चढ़ाव में भी मेरी पोर्टफोलियो ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस ही हर महीने उनको बढ़ा रही है। और सेकंड, हमें डेफिनेटली क्रेडिट करना होगा आनंद राठी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है जो कस्टमर्स को बता रहे हैं कि भैया ये वॉलेटिलिटी का इतना डरिए मत, और सिस्टमैटिकली करने से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बेनिफिट आएगी। एक्चुअली करेक्शन होता है तो फ्यूचर वो बहुत बेहतर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा हमें एक थैंक यू बोलना होगा कि उन्होंने लोगों को एक कॉन्फिडेंस को कायम रखा है, और सिस्टमैटिकली महीने के महीने बढ़ती जा रही है एसआईपी बुक। लास्ट ईयर ये 3,000 करोड़ कम। तो ऐसी वॉलेटाइल टाइम में 26,000 से 29,000 जाना बहुत बहुत बड़ी बात है, और फैंटास्टिक जॉब जो डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी ने किया है वो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं ये सवाल लेके फिरोज अजीज साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल सुनील जी और आपसे पूछ लूं कि इतना कुछ उतार चढ़ाव देखने के बाद आपको लगता है कि एसआईपी में अपने अलोकेशन को कुछ चेंज करने की जरूरत है, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप टाइप से? नहीं, देखिए, ऑलवेज एसआईपी ज्यादा वॉलेटाइल सेगमेंट में ज्यादा करना चाहिए, यानी स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा, फिर मिड कैप में, फिर लार्ज कैप में, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज अ फ्रेंड ऑफ द एसआईपी। तो वो सिंपल रूल है। मैं कहूँगा कि एक्चुअली आप उसको 60% स्मॉल कैप में कीजिए, 25% to 30% मिड कैप में कीजिए, और बाकी 10-15% आप लार्ज कैप में कीजिए। यही सलाह मेरे ख्याल में
डिस्ट्रीब्यूटर्स भी देते हैं अपने लोगों को कि लमसम है तो उसको लार्ज कैप प्रेफर कीजिए, मगर एसआईपी का आप एक हाईली वॉलेटाइल सेगमेंट में आप एसआईपी की रूट अपनाइए। फिरोज अजीज साहब, एसआईपी के आंकड़े गौर से देखें तो पैसे तो अच्छे खासे आए, रिकॉर्ड पैसे आए, लेकिन इक्विटी में जो है वो पैसे का फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है। मैं देख रहा था करीब 9% के आसपास कम हुआ है, क्या माना जाए इसको? लक्ष्मण, दो चीजें हैं एसआईपी पे, मैं 2-3 चीज कह देता हूं, 2-3 पॉइंट्स। अब जो भी अगर हम 29,000 देख रहे हैं, अगर बहुत सारे कदम चढ़ के आते हैं, फिर हम पहाड़ चढ़ने के बाद पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कितने कदम चढ़ चुका हूं मैं। तो आप अगर 10 साल पहले का सितंबर 2015 का आंकड़ा दें FY16 में, तो वो नंबर था 2,800 करोड़ फॉर सितंबर 10 साल पहले। आज है 29,000 करोड़, तो 10 गुना हो गया। तो ये इसीलिए 5 साल पहले था ये नंबर 7,800 करोड़। तो अब अगर आप ये नंबर देखेंगे तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि इंडिया जा कहां रहा है। 29,000 करोड़ 5 साल बाद कहां होगा? क्या वो लाख करोड़ होगा पर मंथ या 1.25 लाख करोड़ होगा? वो आपकी एस्टिमेट है, बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते तो समझ में आता है स्ट्रक्चरल चेंज। अब दूसरी चीज मैं कहता हूं, 2018 में एक IL&FS क्राइसिस हुआ था, सितंबर अक्टूबर में हुआ था। तब से लेके 2020 के सितंबर 2 साल मार्केट में ऑफ कोर्स वो क्राइसिस हुआ, फिर कोविड हुई, आंकड़ा 7,700 का 7,700 ही रह गया। जैसे सुनील सर ने कहा या अनुज सर ने कहा था कि मार्केट ने कुछ नहीं दिया, फिर भी परफॉर्मेंस आई और एसआईपी का आंकड़ा बढ़ा है। 24,000 करोड़ था लास्ट ईयर, आज 29,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं एक साल में, इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग फ्लैट। बट जब 5 साल पहले ये होता था तो मार्केट 2-2 साल तक नंबर फ्लैट था, बट इस बार एसआईपी बड़ी है मार्केट फ्लैट होने के बावजूद। तो ये हाइपोथेसिस को प्रूव करता है कि इंडियन रिटेल अब इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड में करके ऐप खोल के नहीं देखता है कि मेरी वैल्यू बढ़ी है कि नहीं 200 रुपए से। सो दैट्स व्हाट इज द वन थिंग। सेकंड चीज जो है, कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो टोटल में इंडिया में 40 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स होती है हर साल। उसमें से एसआईपी में इस साल भी 3 लाख करोड़ ही आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा आ रहा है, राइट? 40 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ आया, कितना हुआ? 8%, 8 से भी कम, 7.5% की सेविंग जारी है इक्विटी में म्यूचुअल फंड के माध्यम से। ग्लोबली आप कहीं से भी कंपेयर कर लें, हाउस होल्ड सेविंग्स की 30-40% म्यूचुअल फंड में जाती है। तो अभी भी बहुत आगे बहुत है और पीछे कम। दैट्स व्हाट इज माय सेकंड इन्फ्रेंस। रहा सवाल म्यूचुअल फंड के इक्विटी की फ्लो कम होना, देखो कोई भी आंकड़े, काफी सारे आंकड़े होते हैं जो 0 से नीचे नहीं हो सकते, तो उन आंकड़ों को देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। इक्विटी फ्लोज कैन बी नेगेटिव, एसआईपी फ्लोज कैन नेवर बी, एसआईपी का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर सबने एसआईपी बंद कर दी तो 0 एसआईपी बोली जाएगी, बट नेट फ्लोज कैन बी नेगेटिव, पैसे बाहर जा सकते थे। सो आई थिंक 9% रिडक्शन इन फ्लो इज एक्स्ट्रा मनी विच हैज कम, राइट? सो आई पर्सनली थिंक वो बहुत अच्छा आंकड़ा है। थोड़े आंकड़े होते हैं जो नेगेटिव में जा सकते हैं, सो आई वुड नॉट बी टू पर्टर्ब। जैसे अनुज जी ने कहा, वो तो होता रहता है। ये तो नहीं हुआ है कि पैसे निकले हैं, पैसे कम आए हैं और निकलो हमें जमीन आसमान का। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर संजय सिन्हा सर आपके पास आऊंगा कि ये जो एसआईपी के आंकड़े उत्साहजनक है तो कई लोगों को और एक्साइट करता होगा कि चलो एसआईपी में सब लोग डाल ही रहे हैं, हम भी और पैसा डालें। तो जैसा कि सुनील सर कह रहे थे कि 2 ऑप्शन होते हैं, एक लमसम हमारे पास पैसा पड़ा हुआ उसको हमें एसआईपी में डालना है, तो उसके लिए आप क्या राय देते हैं? चूंकि लमसम कई लोग कहते हैं एक साथ डाल दीजिए या फिर रुक रुक करके डालिए। अभी चूंकि आपने कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप ठीक ठाक में है, तो क्या वहां पर लोकेशन बढ़ा देने का समय आ गया है? लक्ष्मण सर, मेरे हिसाब से एसआईपी की तुलना लमसम से नहीं करनी चाहिए, एसटीपी की तुलना करनी चाहिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, मतलब अभी तक तो आपके जेब में पैसे ही नहीं आए। जैसे पगार राठी जी मुझे जल्दी नहीं दे देंगे, वो 6 महीने वेट करने पड़ेगा। एसआईपी इज अ कमिटमेंट ऑफ योर फ्यूचर कैश फ्लो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक मुश्त पैसा बैंक अकाउंट में या कोई बोनस आ गया, कोई प्रॉपर्टी बेची, वो तो आप एक मुश्त डालें। कमी बार ऐसा होता है कि 1 साल की टाइम करेक्शन के बाद आपके पास पैसा होता है, वो नसीब समझें अपना। आप मार्केट की वॉलेटिलिटी 5-10% से घबराएं ना और एक मुश्त डालें। 1 साल की टाइम करेक्शन के बाद 5% की प्राइस करेक्शन के बाद वेट करना मेरे हिसाब से लालची माना जाएगा। एज लॉन्ग एज यू कैन विथस्टैंड सम वॉलेटिलिटी, यू शुड पुट लम सम इज द टेक। संजय सिन्हा सर, एसआईपी पे काफी कुछ चर्चा हो गई, उसके डेटा को आपने देखा, आप क्या टेक अवे निकाल रहे हैं यहाँ से? लक्ष्मण जी, एसआईपी का आंकड़ा आपको देखना चाहिए नेट इनफ्लोज के साथ।
अगर मान लीजिए नेट इनफ्लोज का नंबर एसआईपी से ज्यादा है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव रहा उस महीने, और अगर नेट इन्वेस्टमेंट का नंबर एसआईपी से कम हुआ, तो जो लमसम विड्रॉल्स हैं वो आपके इनफ्लो से कहीं ज्यादा है। तो अगर आप आंकड़ा जो आप दिखा रहे थे मुझे, हाँ, उसमें एसआईपी का आंकड़ा और नेट इनफ्लोज का आंकड़ा करीब करीब बराबर है। थोड़ा सा नेट इनफ्लोज का नंबर अगर मैं देखूं तो शायद 1-2 हजार करोड़ ज्यादा है। तो पिछले महीने नेट फ्लोज जो आए हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात जो मेरे सारे को पैनलिस्ट ने भी रखा है वो ये कि आज जो एसआईपी को आज निवेशक सॉरी एसआईपी को आज लोग सेविंग्स की तरह देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। लेकिन एक समय आएगा जब लोग एसआईपी की रिटर्न्स को देखना शुरू करेंगे। पिछले 1 साल से लोगों ने काफी पेशेंस दिखाया है, अब ये देखना है कि ये पेशेंस कितने दिन और वो दिखाएंगे, क्योंकि हम इस बात से तो अवगत है ना कि बहुत बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में आना तब शुरू हो गया जब इन्वेस्टर बैंक डिपॉजिट की नेट ऑफ टैक्स जो रिटर्न मिल रही थी उससे वो बिल्कुल निराश हो गया था, इसलिए उसने पैसा म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया। तो एक समय तब इनका भी आएगा जब इनकी एसआईपी की जो रिटर्न्स है वो 1 साल के बाद वो समय आए, या 2 साल के बाद आए, या 3 साल के बाद आए। लेकिन लोग एंडलेसली पैसा एसआईपी में डालते रहेंगे बिना किसी रिटर्न के, ये तो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से एसिड टेस्ट हमारे मार्केट का और हमारी इंडस्ट्री का तब होगा जब वो समय आएगा जब जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है वो अपने एसआईपी की रिटर्न्स को देखना शुरू करेगा, जो कि क्वाइट क्लियर है कि पिछले 1 साल की रिटर्न को वो नहीं देख रहा है। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो एसआईपी को लेकर जो लोग एसआईपी में बने हुए हैं, फिर बनने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन राय हमारे सभी पैनलिस्ट की तरफ से आया। सुनील सुरनम साहब, मैं आपके पास एक सवाल लेके आऊँ, चूँकि अब अर्निंग सीजन का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, क्या कितना उत्साहित आप हैं? और चूँकि अगले हफ्ते से बैंकिंग के आने वाले हैं। देखिए, क्या एक्चुअली मार्केट की एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स के ऊपर ज़्यादा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मानते हैं कि कंजम्पशन की जो नंबर है वो लास्ट 1 वीक का ही नंबर होगा सितंबर नवरात्रि से। तो नेचुरली मार्केट ने भी अपने एक्सपेक्टेशन कम रखा है, उस हिसाब से इस क्वार्टर की तिमाही की जो अर्निंग्स रिजल्ट्स है वो शायद मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब रह सकती है, मगर एक सीक्वेंशियल या ये बातें देखें तो ये क्वार्टर थोड़ी ठंडी ही रहेगी, और जनवरी क्वार्टर से मैं एक बाउंस बैक इन अर्निंग्स देखने की उम्मीद कर रहा हूँ। बैंकिंग की बात करी, क्योंकि अब जो प्री रिलीज डेटा जो दिया है कि लोन ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, वो बहुत अच्छी खबर है। अब देखना है कि क्या मार्जिन्स कैसे रहेंगे, और दूसरी बात है कि एनपीए की एसेट कवरेज कैसी है, एनपीए की, ये दोनों बात के ऊपर ध्यान होगा। पर मेरे ख्याल में कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग के लिए आरबीआई गवर्नर भी बहुत से पॉजिटिव्स अनाउंस किए, तो मार्केट उसको ऑब्जर्व करके बैंकिंग इंडेक्स को आगे ले जाएगा। तो यहाँ से आगे लेके जाएगा। अनिल राय जी, आपको क्या लगता है कि ये जो अर्निंग सीजन अभी शुरुआत हुई है वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है? जी, अर्निंग सीजन की जो शुरुआत हुई है, हाँ, ये कहीं ना कहीं जो सुनील जी ने बात की, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो एक्सपेक्टेशन है ना बाजार की वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मैं मान रहा हूँ इसको, क्योंकि जो परफॉर्मेंस जो भी आएगी मार्केट उसको पॉजिटिवली ही लेगा और अकॉर्डिंगली उसको बिहेव करेगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि चूंकि मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है, तो अभी जो तीसरा क्वार्टर चल रहा है, इस क्वार्टर में हमें पता है कि कंजम्पशन जो कंज्यूमर फाइनेंस रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो एनबीएफसीज हैं स्पेशली, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आगे आने वाले, उनके नंबर्स अच्छे होंगे, इवन बैंक्स के भी अच्छे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो है ना एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो इस बैंक को लेकर जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो अभी से इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए बैंक के रिजल्ट में? देखिए, बैंक के रिजल्ट्स में एक ही चीज देखनी है कि एक तो मार्जिन कैसा है और उनकी साथ में एसेट ग्रोथ कितनी है, दो ही चीज पर ध्यान देखना है। क्योंकि देखिए बहुत डिटेल में उनको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल तरीकों में देखना है कि उनकी मार्जिन बढ़ रही है कि नहीं, उनका जो ग्रोथ है, एसेट ग्रोथ जो लोन ग्रोथ है वो ठीक से हो रही है कि नहीं। बस ये दो चीजें ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से जो है, और साथ में ये देखना है कि भाई जो उनका जो बैड डेट्स है वो साथ में कंट्रोल रहे, वो ना बढ़े लोन बढ़ने के साथ साथ में। बिल्कुल एक सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, वो कि सरकारी बैंक की प्राइवेट बैंक, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन संजय सिन्हा सर पहले आपके पास आऊं। ये अर्निंग सीजन माना जा रहा था कि जीएसटी का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा, हालांकि जीएसटी का इम्पैक्ट दिखने की संभावना फैक्चुअली थोड़ी सी कम थी,
क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया उसके बाद से थोड़ी सी सेल्स कम हो गई थी, लेकिन जो कमेंट्री देखने को मिलेगा, क्या लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए? बिल्कुल सही आपने कहा लक्ष्मण जी, क्योंकि देखिए जो बाजार में जो काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो दूसरी तिमाही की रिजल्ट आएगी उसमें जीएसटी का असर रिजल्ट में नहीं दिखेगा। और जैसा सुनील जी ने कहा वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि Q2 के रिजल्ट से बाजार को कोई भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में अगर कहीं किसी सेक्टर में और उस सेक्टर की मुख्य कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा हो गया तो मेरे ख्याल से वो आग में घी का काम करेगा, ना कि आग में पानी। मतलब खराब रिजल्ट अगर किसी कंपनी और सेक्टर ने दिया तो मेरे ख्याल से उस पर बाजार पर नेगेटिव असर होने की संभावना कम है। और जीएसटी को लेकर आपने जो कहा, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कमेंट्री क्या आता है, खास करके क्योंकि कंजम्पशन को अब दो भाग में लोग देखते हैं, अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन। पिछला जो 3 महीना गुजरा है उसमें भले हमारी एवरेज रेनफॉल पिछले एवरेज से ज्यादा रही हो, लेकिन इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी टेढ़ा मेढ़ा रहा। यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में बारिश कम हुई और बाकी जगह जरूरत से ज्यादा हो गई कहीं कहीं पे। तो इस जो बारिश का पैटर्न रहा है उसका असर कंजम्पशन पर पड़ सकता है, इसलिए कमेंट्री का बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा जो है कि किस सेक्टर की कंपनी किस सब सेक्टर जो कंजम्पशन की है उसकी कमेंट्री पर लोगों की नजर आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ दिन पहले देखा एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी ने कह दिया कि उसको साल की दूसरी हाफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा। और अगर मान लीजिए कि ऑटो टू व्हीलर की कंपनीज कहती हैं कि जो स्पाइक था डिमांड में वो हमने अब देख लिया, अब आगे नहीं देखेंगे, तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। इसलिए कमेंट्री का महत्व, पहले क्या होता था, आईटी क्षेत्र की कंपनीज की कमेंट्री पर लोगों का ध्यान रहता था। मेरे ख्याल से इस तिमाही में कंजम्पशन क्षेत्र की कंपनीज के कमेंट्री पर लोगों का ध्यान रहेगा। मैं थोड़ा सा एक सवाल और पूछूं इसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम लोगों ने देखा कि बहुत ही तगड़ा सेल्स के आंकड़े आए आपको ऑटो सेक्टर को लेकर के, ऐसे ही आंकड़े आए कई सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को लेकर के। इनमें से कईयों के स्टॉक 25% तक भाग चुके हैं। तो अभी एंट्री का सही समय है कि थोड़ा सा ठंडा होने दिया जाए? तो उसमें ऐसा है कि जो सेल्स की तेजी हमने सितंबर के लास्ट 10 दिनों में देखा, अगर उतनी भी नहीं होती है, लेकिन अगर उनका जो सेल्स है वो पिछले साल से 1.5 गुना भी अगर होता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट है ऑटो क्षेत्र के कंपनीज के लिए, क्योंकि इनको दोनों तरह से फायदा होगा। एक तो उनकी आउटलुक बहुत ज्यादा सुधर जाती है और दूसरा इन सब में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो फायदा मिलेगा इनके मार्जिन्स पर, उसका असर उनके प्रॉफिट्स पर डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। तो इसी के लिए अभी जो भी वैल्यूएशन पर हम उनको देख रहे हैं वो तो हम लोगों ने उसकी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पर उसको देखा है। और मार्जिन एक्सपेंशन एंड टॉप लाइन ग्रोथ के बाद तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अर्निंग्स का आंकड़ा अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अगर आप वही प्राइस अर्निंग रेशियो देंगे तो भी तो आपको इनको ज्यादा बड़ा प्राइस टारगेट देना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सेक्टर्स में मेरे ख्याल से जीएसटी कट के बाद, और जिस तरह से खाली जीएसटी कट नहीं हुआ है, इनकम टैक्स की भी कटौती हुई है, 10th पे कमीशन का भी प्रोपोजल इंप्लीमेंट होने वाला है, मिला जुला असर जो है मैं समझता हूं डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव है। खाली नजरिया आपका जो है इन्वेस्टमेंट का वो 3 महीने का नहीं 3 साल का होना चाहिए। 3 साल का होना चाहिए। एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में अनिल राय जी, बैंक की बात हम लोग कर रहे थे, सरकारी बैंक की प्राइवेट बैंक? जी देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से देखें और अट्रैक्शन के हिसाब से देखें तो मुझे सरकारी बैंक अच्छे लग रहे हैं। उसमें एक चीज़ बस कहना चाहूँगा शॉर्ट में, देखिए सरकारी बैंकों से दूरी क्यों बना के रखते थे, क्योंकि सरकारी बैंकों की जो ग्रोथ होती थी वो थोड़ी बड़ी स्लो होती थी। लेकिन अभी आईटी एडॉप्शन होने के बाद लगभग सारे बैंक आईटी को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुके हैं। उनकी जो वैल्यूएशन और उनकी जो ग्रोथ है ना वो अब पहले जैसी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी चीज जो उनके बैड डेट्स होते थे वो बड़े कंट्रोल हो गए, काफी कुछ रिस्ट्रक्चर हो गए, काफी चीजें हो गई उनमें। तो जो उनके जो बैड डेट्स थे वो काफी कंट्रोल हो गए। तो आपके हिसाब से कि सरकारी बैंक की तरफ ज्यादा रुझान आपका यहाँ पर है। तो चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आज। नमस्कार।